हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे कफ सिरप आते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कैसे पता करें कि आपकी खांसी के अनुसार आपको कौन सा कफ सिरप लेना ज़्यादा बेस्ट होता है, यानी खांसी के प्रकार के अनुसार एक सही कफ सिरप को कैसे चुनें। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खांसी के अनुसार एक सटीक कफ सिरप को चुनने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा आखिर खांसी यानी कफ होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, खांसी किस प्रकार होती है। तो जब हम इसके बारे में जानेंगे तो उसके बाद ही हम निर्धारित कर पाएंगे कि आखिर कौन सा कफ सिरप हमारे लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले जानते हैं खांसी यानी कफ। खांसी एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स क्रिया होती है। ये एक नेचुरल क्रिया होती है जब हमारी जो श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे गला यानी थ्रोट, श्वास नली, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या लंग्स में किसी प्रकार का एलर्जन चला जाता है, जैसे धूल, मिट्टी, जमा हुआ बलगम या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एलर्जन जब हमारे जो श्वास नली में चले जाते हैं तो शरीर उन्हें बाहर निकालने के लिए खांसी तैयार करता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को खांसी हो रही है तो खांसी एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी समस्या का एक लक्षण होता है जो खांसी के माध्यम से हमें प्रदर्शित करता है। तो जब किसी व्यक्ति को खांसी होती है तो खांसी के माध्यम से जो एलर्जन हमारी श्वास नली, हमारी ट्रैकिया, ब्रोंकाई या लंग्स में चले जाते हैं तो खांसी के माध्यम से ये एलर्जन बाहर आ जाते हैं। तो जानते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस प्रकार हमें खांसी होती है। तो जैसे ही कोई एलर्जन जैसे डस्ट यानी धूल, स्मोक यानी धुआं, कोल्ड एयर यानी ठंडी हवा, म्यूकस, बैक्टीरिया या वायरस, हमारी जो ट्रैकिया होती हैं जिसे हम श्वास नली कहते हैं, या थ्रोट यानी हमारा गला और ब्रोंकाई में जैसे ये एलर्जन प्रवेश कर लेते हैं तो हमारी जो ट्रैकिया होती हैं तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रैकिया यानी जो श्वास नली है, श्वास नली के पीछे की दीवार, और लैरिंग्स यानी हमारा कंठ, तो कंठ के आसपास, और हमारी जो मेन ब्रोंकाई होती हैं जहां से ब्रोंकाई आगे विभाजित होता है, तो इनमें कुछ कफ रिसेप्टर पाए जाते हैं जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर और इरिटेंट रिसेप्टर। तो जो ये कफ रिसेप्टर हैं ये खांसी के जो सिग्नल होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है और इस रिसेप्टर को जो हमारी वेगस नर्व होती हैं तो वेगस नर्व के द्वारा इस सिग्नल को आगे भेजती हैं, यानी जो खांसी का सिग्नल है इसको आगे भेजते हैं। तो वेगस नर्व के द्वारा जैसे ही सिग्नल वेगस नर्व में पहुंचाता है तो वेगस नर्व इस सिग्नल को हमारी जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन के जो मेडुला ओब्लांगाटा है, तो मेडुला ओब्लांगाटा में जो कफ रिसेप्टर होता है तो वहां तक ये वेगस नर्व इस खांसी के सिग्नल को ले जाती हैं। तो जैसे ही जो ये कफ के सिग्नल हैं ये हमारी कफ सेंटर तक पहुंच जाती हैं तो कफ सेंटर इसके प्रति प्रतिक्रिया देता है और आदेश करता है। तो इसके अनुसार व्यक्ति गहरी सांस लेता है और जिससे लंग्स में हवा भर जाती है, और जो हमारी पेट की मांसपेशियां होती हैं, एब्डोमेन की जो मसल्स होती हैं, तो ये मांसपेशियां और हमारी जो पसलियां होती हैं, पसलियों के बीच की जो मांसपेशियां होती हैं जिसे हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, तो ये जोर से संकुचित हो जाते हैं और इससे दबाव बनने के कारण जो हमारे गले में जो ग्लोटिस होता है तो ग्लोटिस तेजी से खुलता है और अंदर का जो उच्च दबाव होता है तो वो हमारी लंग्स में भरी हुई जो हवा होती है उसे काफी तेजी से बाहर निकाल देती हैं। तो जब ये हवा तेजी से बाहर निकलती है तो जो बाहरी पदार्थ यानी जो एलर्जन होता है तो वो एलर्जन वायु मार्ग के माध्यम से बाहर आ जाती है और ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है इसमें आवाज भी आती है, इसीलिए खांसते समय आवाज आती है और खांसी होना एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो इस प्रकार जो एलर्जन होता है वो एलर्जन खांसी के माध्यम से बाहर आ जाती है। कफ के कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं खांसी होने के। तो कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम में खांसी हो सकती है। इन्फ्लुएंजा के कारण खांसी हो सकती है। न्यूमोनिया, टीबी,
एलर्जी किसी प्रकार की एलर्जी, अस्थमा और स्मोकिंग और पॉल्यूशन के कारण खांसी हो सकती है। खांसी दो प्रकार की होती है, ड्राई कफ और वेट कफ, और इसी के आधार पर हम खांसी की सिरप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ड्राई कफ क्या होता है। सूखी खांसी, ये एक ऐसी खांसी होती है जिसमें खांसी के साथ बलगम नहीं आता है, यानी म्यूकस नहीं आता है। इसमें केवल व्यक्ति को ड्राई खांसी होती है, बलगम नहीं आता है। गले में जलन होती है और खांसी बहुत तेज होती है, और रात के समय ये खांसी ज़्यादा होती है। लेकिन खांसी में बलगम नहीं आता है, म्यूकस नहीं आता है। साथ ही गले में खुजली और कांटे जैसे चुभते हैं, गले में खराश रहती है। तो यानी जो ड्राई कफ होता है, तो ड्राई कफ किसे कहेंगे? ऐसी खांसी जिसमें व्यक्ति को काफी तेज खांसी होती है, लेकिन खांसी के साथ म्यूकस नहीं आता है, इसे हम ड्राई कफ कहते हैं। तो ड्राई कफ होने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं? वायरल इन्फेक्शन के कारण ड्राई कफ हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी, किसी प्रकार की धूल मिट्टी या पॉल्यूशन के कारण ड्राई कफ हो सकती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी टिश्यू दवा दी जाती है, यानी ऐसी दवा जो खांसी को दबाकर कार्य करती हैं, कफ सप्रेसेंट जिसे बोलते हैं। तो कफ सप्रेसेंट दवा दी जाती है। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर जो दवा चलती है वो चलती है डेक्स्टोमेथोर्फेन सिरप, और जो ये सिरप है ये मार्केट में आपको बेनाड्रिल डीआर के नाम से मिल जाती है। तो जो ये डेक्स्टोमेथोर्फेन होता है, डेक्स्टोमेथोर्फेन ये एक सेंट्रल एक्टिंग एंटी टिश्यूज दवा होती है, जो हमारी जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो कफ सेंटर होता है तो वहाँ पे कार्य करती हैं, और खांसी को नियंत्रित जो करने वाले जो सिग्नल होते हैं उनको धीमा कर देती हैं। तो जब व्यक्ति को केवल ड्राई कफ होता है तो ऐसे में बेनाड्रिल डीआर, जिसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो डेक्स्टोमेथोर्फेन होता है, तो ये कफ सिरप दवा दी जाती है। तो ये एडल्ट में 10 से लेकर 20 mg तक दिन में 3 बार दी जाती हैं। यानी अगर ml में बात करें तो 5 ml से लेकर 10 ml तक ये दवा दिन में 3 बार दी जाती हैं एडल्ट में। और चाइल्ड में बात करें तो 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को ये दवा 5 mg से लेकर 10 mg तक दवा दी जाती है, और ये दवा भी दिन में 3 बार दी जाती हैं। ml में बात करें तो 2.5 ml से लेकर करीब 5 ml तक ये दवा दिन में 3 बार दी जाती हैं। और जो ये डेक्स्टोमेथोर्फेन कॉम्बिनेशन की जो दवाइयाँ होती हैं ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं दी जाती हैं, ये रिकमेंडेड नहीं रहती हैं। इसीलिए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस सिरप का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो सामान्य साइड इफेक्ट है, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आना, नाउजिया मतली आना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, कंफ्यूजन यानी भ्रम हो सकता है, ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, धड़कन का तेज होना, साथ ही एक्साइटेशन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। और जो ये सिरप है, इस सिरप को किस पेशेंट को नहीं देना होता है? अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा, एम्फाइसेमा या म्यूकस का प्रोटेक्शन ज़्यादा हो रहा है, यानी खांसी के साथ म्यूकस आ रहा है, बलगम आ रहा है, साथ ही रेस्पिरेटरी फेलियर या सीओपीडी या निमोनिया हो गया हो, या किसी प्रकार का लीवर का प्रॉब्लम हो, मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो दवाइयाँ होती हैं, और जो एसएसआर जो इनहिबिटर दवा होती हैं, और जो पार्किंसन डिजीज होता है, इनमें जो ये डेक्स्टोमेथोर्फेन कॉम्बिनेशन का जो कफ सिरप होता है ये बिल्कुल नहीं देना होता है, यानी डेक्स्टोमेथोर्फेन इनमें नहीं देना होता है। तो ये कुछ सावधानियां इसकी रखनी होती हैं। तो सूखी खांसी में अगर व्यक्ति को केवल ड्राई कफ हो, जिसमें व्यक्ति का म्यूकस नहीं आ रहा हो, सांस नहीं फूल रहा हो, केवल व्यक्ति को ड्राई कफ हो रही हो, तो उस कंडीशन में जो बेनाड्रिल डीआर जो सिरप है ये सिरप दी जाती है, जिससे व्यक्ति को आराम मिल जाती है। इन केस यदि किसी व्यक्ति को जो ड्राई कफ है, जिसको मैं ऊपर बताया हूँ, तो व्यक्ति को ड्राई कफ तो हो रहा है, लेकिन साथ में एलर्जिक सिम्टम्स भी हो रहे हैं, जैसे छींक आना, सामान्य सर्दी जुकाम होना, आंख और नाक से पानी आना, आंखें लाल हो जाना। तो ये कंडीशन अगर हो रही हो तो ऐसे में केवल ड्राई कफ सिरप नहीं दी जाएंगी। ऐसे में जरूरी है कि व्यक्ति को जो ड्राई कफ है उसके लिए तो डेक्स्टोमेथोर्फेन दवा दी जाए, और जो ये एलर्जिक सिम्टम्स हैं जैसे छींक, सामान्य सर्दी जुकाम है, तो इसको ठीक करने के लिए एंटी हिस्टामाइन क्लास की जो दवा होती हैं तो इसके कॉम्बिनेशन वाली सिरप दिया जाए। तो ऐसे में जो एंटी हिस्टामाइन क्लास की जो दवा होती हैं जैसे क्लोरफेनेरामाइन मेलेट
या सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, तो इस कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है। तो जैसे इसका जो मार्केट में सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है कोरेक्स डीएक्स। तो जो कोरेक्स डीएक्स नाम से ये मार्केट में आती है, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन मेलेट। तो यानी जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है ये एक एंटी टिश्यू एजेंट है, और जो क्लोरफेनरामाइन मेलेट है ये एक हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। यानी ये हिस्टामाइन को अपने H1 रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होने देती हैं, जिससे जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, सर्दी जुकाम, नाक बहना, आंखों से पानी आना, तो ये सारी कंडीशन दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो ये कफ सिरप है, ये कफ सिरप ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के साथ साथ सर्दी जुकाम, आंखों से पानी, नाक बहना इत्यादि कंडीशन को भी दूर करेंगी। तो ऐसे में व्यक्ति को जो ये कोरेक्स डीएक्स सिरप है, तो ये सिरप देना ज्यादा बेहतर होगा। तो इसका जो डोज है वो जो मैं ऊपर बताया हूँ तो सेम वही है, और साइड इफेक्ट और वार्निंग्स भी सेम वही होंगी। तो इस कंडीशन में ये दवा दी जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अब ड्राई कफ तो हो रहा है, लेकिन जो ये सामान्य सर्दी जुकाम, जो आंखों से पानी आना, ये कंडीशन भी हो रही हो, लेकिन साथ में नाक भी बंद रह रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति को इन तीनों चीजों को ठीक करने वाली दवा देनी होगी। तो ऐसे में जरूरी है व्यक्ति को जो एंटी टिश्यू एजेंट होते हैं जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, एंटीहिस्टामिन देने से व्यक्ति में जो सर्दी जुकाम के जो लक्षण हैं वो कम हो जाएंगे। और अगर नाक बंद रहता है तो ऐसे में जरूरी है व्यक्ति को नेसल डिकंजेस्टेंट दवा दी जाए, जिससे व्यक्ति का जो बंद नाक है वो खुल जाए। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन वाली जो कफ सिरप होगी वो कफ सिरप दवा व्यक्ति को दी जाएंगी। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन वाली दवा का जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा मिलती है, तो वो मिलती है अस्ताकाइन डीएक्स, और ये बच्चों के लिए अस्ताकाइन डीएक्स जूनियर नाम से भी आती हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनरामाइन मेलेट और फेनालेफ्रिन होता है। तो जो ये तीनों कॉम्बिनेशन की दवा है, इससे व्यक्ति में जो ड्राई कफ होगी, सूखी खांसी होगी, वो भी कम होगा। साथ ही जो सामान्य सर्दी जुकाम, नाक बहना, आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी आना इत्यादि कंडीशन को दूर करने के लिए इसके अंदर क्लोरफेनरामाइन मेलेट है, तो ये कंडीशन भी ये दूर करेंगी। साथ ही अगर नाक बंद रहता है तो बंद नाक को खोलने के लिए जो फेनालेफ्रिन है, तो फेनालेफ्रिन दवा दी जाएंगी। ये नेसल डिकंजेस्टेंट होती हैं, अर्थात ये हमारी जो नाक होती है, नाक के अंदर जो सूजन आती है तो उस सूजन को कम करने का कार्य करती हैं, जिससे बंद नाक खुल जाता है। इस प्रकार ये दवा कार्य करती हैं, और आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार ये दवा कार्य करती है। तो फेनालेफ्रिन देने से जो रक्त नलिका है वो सिकुड़ जाती है, रक्त नलिका संकुचित होने से जो नाक की जो सूजन होती है वो घट जाती है और बंद नाक खुल जाता है। तो जो ये अस्ताकाइन सिरप है, ये सिरप 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को दी जाती हैं, और ये 5 ml से लेकर 10 ml तक दी जाती हैं। दिन में 3 बार ये दवा दी जाती है। साथ ही 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को जो अस्ताकाइन जूनियर सिरप आती है, तो ये सिरप दी जाती हैं, और ये 5 ml से लेकर 10 ml तक ये दवा दी जाती है। और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन कॉम्बिनेशन वाली दवा बिल्कुल नहीं देनी होती है, ये घातक होती हैं। जो ये अस्ताकाइन सिरप है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो देखा गया पेशेंट को चक्कर आना यानी डिजीनेस होना, नींद या सुस्ताई आना, ड्राउजीनेस हो जाना, साथ ही नाउजिया, वॉमिटिंग, स्टमक में पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, साथ ही मुंह सूखना और नींद आना जैसी कंडीशन हो सकती है। जो ये कॉम्बिनेशन की दवा है, इसके अंदर फेनालेफ्रिन होता है। तो जो ये फेनालेफ्रिन होता है, ये फेनालेफ्रिन नेसल डिकंजेस्टेंट दवा है। ये अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट दवा है। तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, जिससे पेशेंट की जो बंद नाक है वो तो खुल जाती हैं, लेकिन अगर ब्लड वेसल्स ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं तो इससे पेशेंट का बीपी भी बढ़ सकता है। इसीलिए जब ये सिरप दी जाती हैं तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में बिल्कुल सावधानी पूर्वक दिया जाता है, या बिल्कुल नहीं देना होता है। साथ ही हेडेक हो सकता है, सर में दर्द रह सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है यानी धड़कन तेज हो सकती है, साथ ही घबराहट और इंसोम्निया यानी पेशेंट को बेचैनी हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट अस्ताकाइन सिरप दिखा सकती हैं। अब जानते हैं इस दवा के वार्निंग्स क्या हैं, किन पेशेंट को ये दवा बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही लेना होता है। अगर यदि किसी व्यक्ति का बीपी हाई रहता है तो उस कंडीशन में इसे अवॉइड ही किया जाए। तो
तो ज़्यादा बेटर है, या स्पेशल प्रिकॉशन के साथ ये दवा दी जा सकती है। साथ ही अगर हार्ट का पेशेंट हो उनमें भी ये दवा अवॉइड की जाती है। ग्लूकोमा के केस में भी ये दवा नहीं दी जाती है। और बलगम वाली खांसी हो रही हो, चाहे अस्थमा हो, सीओपीडी हो, ब्रोंकाइटिस हो, या किसी भी कारण से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस कंडीशन में जो ये अस्ताकाइंड सिरप है, ये अस्ताकाइंड डीएक्स सिरप बिल्कुल नहीं देना होता है। तो ये सावधानियां इसकी रखनी होती हैं। और मार्केट में एक और जो सिरप आती है मार्केट में, वो आती है बायोकॉफ मिंट नाम से। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है सिट्रिजिन, हाइड्रोक्लोराइड, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और फेनालेफ्रिन। तो यहाँ पे जो ये सिट्रिजिन है, ये सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन क्लास की दवा है। और ऊपर जो हमने अस्ताकाइंड डीएक्स सिरप में देखा, तो वहाँ पे हमने क्लोरफेनरामाइन मैलिट देखा। तो जो ये क्लोरफेनरामाइन मैलिट है, ये एक H1 हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर है, और जो ये सिट्रिजिन है ये H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो जो क्लोरफेनरामाइन मैलिट है, इसका अगर ये दवा दी जाए तो इससे व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा नींद आ सकती है। लेकिन अगर सिट्रिजिन कॉम्बिनेशन वाली दवा दी जाए, ये सेम वैसे ही कार्य करती हैं, लेकिन इसके अंदर सिट्रिजिन है, तो ये H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो इससे व्यक्ति को नींद या सुस्ताई जो आती हैं वो कम आती हैं। तो इस कारण से जो ये बायोकॉफ मिंट सिरप है, ये सिरप दी जाती है, और इसका डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, वार्निंग्स ये सारे सेम होने वाले हैं जो हमने अस्ताकाइंड डीएक्स के बारे में जाना है। साथ ही मार्केट में एक कफ सिरप और आती है, कॉफलिट सिरप। जो ये कॉफलिट सिरप होता है, ये एक आयुर्वेदिक कफ सिरप होता है, और इसे हिमालय कंपनी बनाती है। इसके अंदर तुलसी, मुलेठी और शहद होता है। तो जो ये कफ सिरप है, ये बिल्कुल सेफ होती हैं, और बच्चों में भी ये दवा दी जाती है। एडल्ट में 5 से लेकर 10 ml तक ये दवा दी जाती है। दिन में 3 बार या 4 बार भी दी जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये कॉफलेट दवा सेफ होती है। तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में अन्य कफ सिरप दवा नहीं दी जाती है। कॉफलेट कफ सिरप दवा सेफ मानी जाती है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक दवा है और इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, अगर किसी व्यक्ति को केवल ड्राई कफ हो, ऐसे में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन दवा दी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को ड्राई कफ के साथ साथ एलर्जिक सिम्टम्स हो, तो ऐसे में हिस्टामाइन क्लास की दवा जैसे क्लोरफेनरामाइन मैलिट या डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के साथ सिट्रिजिन कॉम्बिनेशन वाली दवा दी जाती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक सिम्टम्स हो, साथ ही खांसी भी हो रही हो, साथ में नाक बंद रह रहा हो, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को फेनालेफ्रिन कॉम्बिनेशन वाली दवा दी जाती है। इस प्रकार जो ड्राई कफ होती हैं, तो ड्राई कफ का ट्रीटमेंट किया जाता है। समझ गए? अब जान लेते हैं वेट कफ। वेट कफ क्या होती है? तो वेट कफ यानी जिसे हम प्रोटेक्टिव कफ भी कहते हैं, बलगम वाली खांसी। तो जब कफ के साथ बलगम यानी म्यूकस, जिसे हम फ्लेगम भी कहते हैं, तो ये निकलता है, तो उसे हम प्रोटेक्टिव या वेट कफ कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो लंग्स या ब्रोंकाई में जो जमा धूल, बलगम, बैक्टीरिया या एलर्जन होता है, तो वे इस जो म्यूकस होता है, जो ये बलगम होता है, इसके साथ मिल जाते हैं, और ये म्यूकस इसको अपने साथ मिला देती हैं, जिससे खांसी के साथ अगर म्यूकस बाहर निकलता है, तो म्यूकस के साथ ये एलर्जन बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये जानना जरूरी है, आखिर ये बलगम बनता कैसे है, ये फ्लेगम या म्यूकस बनता कैसे है? तो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, वहाँ पे 2 प्रकार के सेल होती हैं। एक होती है गोबलेट सेल, दूसरी होती है सिलिएटेड सेल। जो गोबलेट सेल होती हैं, ये म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं। म्यूकस इसलिए बनता है जिससे एलर्जन हमारे फेफड़ों तक न पहुंच पाए, म्यूकस के साथ ही चिपक जाए। और जो सिलिएटेड जो सेल होती हैं, ये म्यूकस को बाहर धकेलने का कार्य करती हैं। सिलिएटेड यानी इसमें सिलिया होती हैं, बारीक रुई या उंगली नुमा संरचना होती है, जो इसे बाहर निकलने का कार्य करती हैं म्यूकस को, और गोबलेट सेल म्यूकस को बनाती हैं। तो जब हमारी श्वास नली में कोई एलर्जन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी जो गोबलेट सेल है, इस स्थिति में ये अधिक मात्रा में म्यूकस को बनाने लग जाते हैं, और उस स्थान पर इन्फ्लामेशन भी आ जाती है, यानी सूजन भी आ जाती है। और हमारी बॉडी इस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट कर देता है, और जिससे बलगम के साथ जो एलर्जन है वो बाहर निकल जाता है। तो जानते हैं जो ये वेट कफ है, इसके कॉजेज क्या है, क्या क्या कारण से वेट कफ हो सकता है? तो सामान्य वायरल इन्फेक्शन, जिसमें सामान्य कोल्ड या फ्लू हो सकता है,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गया हो, पेशेंट को अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि अगर कंडीशन हो गई हो, इसमें पेशेंट में म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और म्यूकस बनता है और बलगम वाली खांसी होती है। तो अगर किसी पेशेंट में बलगम वाली खांसी हो रही हो तो उसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को बलगम वाली खांसी हो रही हो? तो सबसे पहले व्यक्ति अगर खांसेगा तो खांसी के साथ व्यक्ति को म्यूकस आएगा यानी बलगम आएगा। साथ ही चेस्ट में भारीपन महसूस होगा, छाती में भारीपन महसूस होगा। सांस लेते समय पेशेंट की छाती से घर घर की आवाज आएंगी। साथ ही अगर व्यक्ति चढ़ाई चढ़ता है तो चढ़ाई चढ़ते समय व्यक्ति का सांस भी फूलेगा और सांस लेने में व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है। साथ ही पेशेंट को बुखार भी आ सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर इससे भी अच्छे से पता नहीं चल पाता है तो ऐसे में डॉक्टर स्टेथोस्कोप से भी पता लगाते हैं। तो डॉक्टर चेस्ट पे स्टेथोस्कोप लगाते हैं और जब व्यक्ति सांस लेता है तो वहां से घर घर की आवाज आती है। तो यानी व्यक्ति को जो खांसी है वो म्यूकस वाली है यानी बलगम वाली खांसी है। तो ऐसे कंडीशन में ड्राई कफ सिरप नहीं दी जाती है, बलगम वाली खांसी की दवाइयां दी जाती हैं। बलगम वाली कफ सिरप के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज जानना और जरूरी है। जैसे जो बलगम वाली कफ सिरप आती हैं तो किसी कफ सिरप के अंदर एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं और किसी में एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक और ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक और ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं इनके बारे में जानना जरूरी है। और एक्सपेक्टोरेंट के अंदर कौन कौन सी दवा आती हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर आपको इनके बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाती है तो आप किसी भी कफ सिरप को देखने मात्र से बता देंगे कि जो ये कफ सिरप है, ये कफ सिरप क्या क्या काम करेगी और क्या ये इफेक्टिव हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट यानी कफ को पतला करने वाली दवा, यानी जो हमारा बलगम होता है तो बलगम को पतला करने वाली ये दवाइयां होती हैं। तो इसके अंदर ग्वाइफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम सिट्रेट, टर्पेंटाइन हाइड्रेट आते हैं। साथ ही वसाका और हनी, ये सारे एक्सपेक्टोरेंट के अंदर आते हैं। तो ये क्या करते हैं? कफ को पतला करने का कार्य करती हैं। तो जो ये एक्सपेक्टोरेंट दवा होती हैं ये क्या करती हैं? ये हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती हैं वहाँ पे फ्लूइड के इंक्रीज को बढ़ा देती हैं, जिससे जो थिक यानी जो गाढ़ा और स्टिकी जो बलगम होता है वो डाइल्यूट हो जाता है और डाइल्यूट होने से जो बलगम है वो पतला हो जाता है, जिससे जो बलगम की जो चिपचिपाहट होती है वो कम हो जाती हैं। साथ ही जो ये एक्सपेक्टोरेंट दवा होती हैं ये हमारी जो श्वसन मार्ग होती हैं तो वहाँ पे उपस्थित जो सीलिया होता है तो वहाँ पे सीलियरी जो मूवमेंट होते हैं, उनके जो मूवमेंट होते हैं उनको बढ़ा देती हैं और सीलिया के मूवमेंट बढ़ने से जो बलगम है वो आसानी से ऊपर आकर खांसी के माध्यम से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे जो एक्सपेक्टोरेंट दवा होती हैं ये कफ को पतला करती हैं और इसके अंदर जो मेन दवा होती हैं ग्वाइफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड होता है। अगर किसी कफ सिरप के अंदर ग्वाइफेंसिन होगा तो समझ जाएं कि वो एक एक्सपेक्टोरेंट दवा है, या अमोनियम क्लोराइड होगा तो वो एक एक्सपेक्टोरेंट दवा है। साथ ही किसी कफ सिरप के अंदर म्यूकोलाइटिक जो एजेंट होते हैं ये भी डाले जाते हैं। तो ये म्यूकोलाइटिक क्या होते हैं? म्यूकोलाइटिक अर्थात ये म्यूकस को तोड़ने का कार्य करती हैं। तो यानी ऐसी दवा जो म्यूकस को तोड़ेंगी। तो इसके अंदर आती हैं एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमोहेक्सिन और एसिटाइलसिस्टीन। तो ये जो दवा होती हैं ये म्यूकोलाइटिक एजेंट होती हैं। तो आपको याद रखना है म्यूकोलाइटिक्स कौन कौन से होते हैं, तो एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमोहेक्सिन और एसिटाइलसिस्टीन। तो ये म्यूकोलाइटिक एजेंट कैसे कार्य करती हैं? तो जो म्यूकस होता है म्यूकस को ये रासायनिक रूप से तोड़कर पतला कर देती हैं, जिससे जो म्यूकस की चिपचिपाहट होती हैं वो घट जाती हैं और खांसी के माध्यम से म्यूकस आसानी से बाहर निकल आता है। जो म्यूकस होता है म्यूकस में म्यूसिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्रॉस लिंक बनाते हैं और क्रॉस लिंक बनाने के कारण ये म्यूकस काफी चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है और स्टिकी होता है। तो जब म्यूकोलाइटिक एजेंट दवा दी जाती हैं तो ये म्यूकस में उपस्थित जो म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसके अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इनको तोड़ देती हैं, जिससे अंदर से जो म्यूकस है वो टूट जाता है और म्यूकस ढीला हो जाता है, जिससे आसानी से खांसी के माध्यम से जो म्यूकस है वो बाहर आ जाता है। इस प्रकार म्यूकोलाइटिक एजेंट कार्य करती हैं। तो अक्सर काफी कफ सिरप में
केवल एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक एजेंट डाली जाती हैं। तो यहाँ से आप जान सकते हैं एक्सपेक्टोरेंट अगर होगा और म्यूकोलाइटिक एजेंट अगर होगा तो एक्सपेक्टोरेंट म्यूकस को पतला करेगी और म्यूकोलाइटिक एजेंट म्यूकस को तोड़ेगी, जिससे खांसी के साथ बाहर आ सके। साथ ही किसी कफ सिरप में ब्रोंकोडायलेटर भी डाली जाती हैं। और ये ब्रोंकोडायलेटर क्या होती हैं? ब्रोंकोडायलेटर अर्थात ऐसी दवा जो हमारी ब्रोंकाई को डायलेट करके कार्य करती हैं, यानी ये ब्रोंकाई को चौड़ा करेंगे, हमारी जो श्वास नली है उसको चौड़ा करेंगी। तो ये दवा तब दी जाती है जब व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, तो इस कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर दवा दी जाती है। ये स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देती हैं, जिससे ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है और व्यक्ति आसानी से सांस ले सकता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है लीवोसाल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन या सल्ब्यूटामॉल, फॉर्मेटेरॉल या सोल्मेटेरॉल, ये आते हैं। और अधिकतर कफ सिरप में आपको लीवोसाल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटालाइन मिल जाती हैं। तो ये ब्रोंकोडायलेटर दवा होती हैं। और आपको याद रखना है, अगर किसी कफ सिरप के अंदर लीवोसाल्ब्यूटामॉल होगा तो समझ जाएं वो एक ब्रोंकोडायलेटर दवा है, यानी ये दवा तब दी जाएंगी जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, छाती से गरगर की आवाज आ रही हो, उस कंडीशन में दी जाएंगी। या अगर टर्ब्यूटालाइन होगा तो इसका प्रयोग भी तब किया जाएगा। समझ गए? साथ ही किसी कफ सिरप के अंदर एंटीहिस्टामाइन क्लास की दवाइयां होती हैं, जैसे लीवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन। तो ये दवा इसलिए डाली जाती हैं जिससे जो म्यूकस है, म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन रुक सके। इस प्रकार जो कफ सिरप आती हैं, तो कफ सिरप के बारे में जानते हैं। तो मार्केट में एक सबसे पॉपुलर कफ सिरप है, वो है कॉप्सिल नाम से। तो कॉप्सिल कफ सिरप आती हैं जिसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुआइफेंसिन। तो आप मैं इससे पहले बताया हूं, तो आप ऊपर देखेंगे कि जो एम्ब्रोक्सोल है ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। म्यूकोलाइटिक एजेंट यानी ये म्यूकस को रासायनिक रूप से तोड़ेगा, म्यूकस की डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। साथ ही गुआइफेंसिन क्या है? ये एक एक्सपेक्टोरेंट दवा होती है, ये म्यूकस को पतला करने का कार्य करेंगी। यानी इस कफ सिरप का प्रयोग तब किया जाएगा जब व्यक्ति को बलगम वाली खांसी हो रही हो लेकिन सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही हो या सांस नहीं फूल रहा हो, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अगर व्यक्ति को बलगम वाली खांसी हो रही हो, सामान्य सर्दी जुकाम में कफ ज्यादा बन रहा हो, बलगम आ रहा हो, सीओपीडी अस्थमा में अगर बलगम जमा है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसका प्रयोग किस कंडीशन में नहीं किया जाएगा? अगर व्यक्ति का सांस फूल रहा है तो उस कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर दवा डाली जाएंगी। तो ब्रोंकोडायलेटर कॉम्बिनेशन वाली दवा दी जाती है। तो जो ये कॉप्सिल सिरप है ये 12 वर्ष से ऊपर को एडल्ट डोज दी जाती है, यानी 10 ml सुबह शाम या दिन में 3 बार दिया जा सकता है। वो पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है। साथ ही 6 साल से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों में 5 ml सुबह शाम या 3 टाइम पर दिया जाता है। और 6 साल से कम उम्र के बच्चों में डॉक्टर की सलाह पर ही ये सिरप दी जाती है। तो जो ये कफ सिरप है, ये कफ सिरप एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक एजेंट का है। तो समझ गए? तो अगर किसी कफ सिरप के अंदर एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक एजेंट होगा तो उसके यूज यही होंगे। और एक्सपेक्टोरेंट दवा कौन कौन सी होती हैं और म्यूकोलाइटिक एजेंट दवा कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर किसी पेशेंट को बलगम वाली खांसी हो रही हो, साथ में सांस भी फूल रहा हो, चेस्ट से घर की आवाज आ रही हो, तो उस कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर दवा भी डाली जाती है। तो यहाँ पे देखें ये 3 दवा का कंपोजिशन है। जैसे इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है अस्ताकाइंड एलएस नाम से ये मार्केट में आती है। साथ ही ग्रिलिंगटस एलएस, यहाँ पे जो एलएस है, एलएस प्रदर्शित करता है लीवोसाल्ब्यूटामॉल को। तो यानी जो ये कफ सिरप है इसके अंदर लीवोसाल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुआइफेंसिन है। तो यहाँ पे जानिए जो लीवोसाल्ब्यूटामॉल है ये एक ब्रोंकोडायलेटर है, यानी ये ब्रोंकाई को खोलने का कार्य करेंगी। व्यक्ति को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो वहां पर ये दवा कार्य करेंगी, जिससे जो ब्रोंकाई जो नैरो हो जाती हैं वो चौड़े हो जाएंगी। साथ ही एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है जो म्यूकस की रासायनिक प्रवृत्ति को तोड़ेगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ेगी। साथ ही जो गुआइफेंसिन है ये म्यूकस को पतला करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये तीनों कॉम्बिनेशन की दवा ये कहाँ पर कार्य करेंगी? हमारी वेट कफ यानी बलगम वाली खांसी में। अगर खांसी के साथ छाती से घर की आवाज आ रही हो और सांस लेते समय दिक्कत हो रही हो, सांस फूल रहा हो, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एडल्ट में जो ये कफ सिरप है 12 साल से ऊपर 5 ml से लेकर 10 ml दवा दी जाती है। बीडी अर्थात सुबह शाम या दिन में 3 बार दिया जाता है। साथ ही 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं 6 से 12 साल,
उनमें 2.5 ml से लेकर 5 ml दवा दी जाती है सुबह शाम या दिन में 3 बार। और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ड्रॉप दी जाती हैं। और अगर आप अस्ताकाइंड LS ड्रॉप और सिरप के बारे में जानना चाहते हैं, इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ। साथ ही बच्चों में इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, चाहे बच्चा 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, कितने भी महीने का हो, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। मार्केट में एक कॉम्बिनेशन की दवा आपको और मिल जाएंगी, जिसके अंदर टर्ब्यूटालाइन सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और गुआइफेंसिन होता है। इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है अस्ताकाइंड। तो जो अस्ताकाइंड सिरप होता है उसके अंदर टर्ब्यूटालाइन सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और गुआइफेंसिन होता है। साथ ही एक ब्रांड और है बायोकॉफ BR। तो बायोकॉफ BR नाम से भी ये मार्केट में मिल जाती है। इसके अंदर जो टर्ब्यूटालाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर दवा है, यानी ये ऐसी दवा है, ये लीवोसाल्ब्यूटामोल से ज़्यादा ब्रोंकोडायलेटर होती है। साथ ही इसके अंदर ब्रोमोहेक्सिन होता है जो म्यूकोलाइटिक एजेंट है, और गुआइफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट दवा है। तो इसका प्रयोग बलगम वाली खांसी में, जब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, चेस्ट से घर की आवाज़ आ रही हो, चेस्ट से सीटी जैसी आवाज़ आ रही हो, साथ ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD में, और स्मोकिंग इंड्यूस कफ, यानी अगर बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो उस दौरान जो खांसी होती है उसको ठीक करने के लिए इस अस्ताकाइंड सिरप का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो लीवोसाल्ब्यूटामोल है और जो टर्ब्यूटालाइन है, इन दोनों का अंतर समझते हैं थोड़ा। जो लीवोसाल्ब्यूटामोल है ये कम डोज में ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, अच्छा रिजल्ट देती हैं और ब्रोंकोडायलेशन देती हैं, और इसका साइड इफेक्ट भी कम होता है। इसलिए लीवोसाल्ब्यूटामोल का प्रयोग ज़्यादातर छोटे बच्चों में किया जाता है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मार्केट में ड्रॉप भी आता है। साथ ही अगर टर्ब्यूटालाइन जो है, तो टर्ब्यूटालाइन ये इसका साइड इफेक्ट थोड़ा सा लीवोसाल्ब्यूटामोल की तुलना में ज़्यादा देखा गया है। तो जो टर्ब्यूटालाइन है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा जो सेफ दवा होती हैं वो होती हैं जैसे अस्ताकाइंड LS, जिसके अंदर लीवोसाल्ब्यूटामोल। तो टर्ब्यूटालाइन बच्चों को नहीं दी जाती है। तो अस्ताकाइंड जो सिरप है इसका डोज देखा जाए तो 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं और एडल्ट हैं उनमें 10 ml दिन में 3 बार दी जाती हैं, और 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों में 5 ml दिन में 3 बार दी जाती हैं। तो इसके साइड इफेक्ट हैं जैसे कंपन आना, घबराहट होना, स्वेटिंग यानी पसीना आना, पल्पिटेशन होना, स्लीपीनेस होना, हेडेक और खांसी तेज होना। तो कई पेशेंट में देखा जाता है जब ये टर्ब्यूटालाइन कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है तो पेशेंट को काफ़ी तेज खांसी होती है। तो इस कंडीशन में ये दवा बिल्कुल बंद कर देनी होती है और डॉक्टर से मिलना होता है, जिससे वह आपको ये दवा न लिखकर कोई अन्य दवा प्रिस्क्राइब कर सके। तो ये थी वेट कफ है। तो इन दवा का प्रयोग ड्राई कफ में नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को केवल सूखी खांसी हो रही हो तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब एक कंडीशन और आती है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आए और आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि पेशेंट को ड्राई कफ है या वेट कफ है, या पेशेंट खुद इससे कंफ्यूजन है कि मुझे ड्राई कफ हो रहा है या वेट कफ हो रहा है, तो ऐसे में एक मार्केट में सिरप आती है ग्रिलिंगटेस। तो ग्रिलिंगटेस कफ सिरप दी जाती हैं जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है, क्लोरफेंड्रामाइन मेलेट होता है और गुआइफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड होता है। तो जो ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है ये एक एंटी टिश्यू एजेंट है, ये जो ड्राई कफ है उसको कम करती है। साथ ही जो क्लोरफेंड्रामाइन मेलेट है ये एक हिस्टामाइन क्लास की दवा है जो सर्दी जुकाम इत्यादि को कम करेंगी। साथ ही जो गुआइफेंसिन है, तो गुआइफेंसिन क्या है, एक एक्सपेक्टोरेंट दवा है, तो ये म्यूकस को पतला करने का कार्य करेंगी। और अमोनियम क्लोराइड ये भी एक एक्सपेक्टोरेंट दवा है। तो यानी ड्राई और वेट कफ अगर दोनों खांसी हो रही हो तो उस कंडीशन में ग्रिलिंगटेस कफ सिरप दी जाती है। और इसका जो डोज है, इसका डोज एडल्ट में 5 से 10 ml BD या TDS दिया जाता है, और 6 साल से कम उम्र के बच्चों में ये कफ सिरप नहीं दी जाती हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरफेंड्रामाइन मेलेट है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, तो ये दवा नहीं दी जाती है। ड्राई और वेट कफ के लिए एक कॉम्बिनेशन और आती है मार्केट में, मैकवेरी कफ सिरप। इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है, एम्ब्रोक्सोल होता है और क्लोरफेंड्रामाइन मेलेट होता है और फिनाइलेफ्रिन होता है। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है एंटी टिश्यू है, ये ड्राई कफ को कम करेगी। साथ ही एम्ब्रोक्सोल ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है, ये क्या करेगी, म्यूकस को तोड़ने का कार्य करेंगी, तो म्यूकस को तोड़ के बाहर निकालेगी। साथ ही क्लोरफेंड्रामाइन मेलेट एक एंटी हिस्टामाइन क्लास की दवा है, और फिनाइलेफ्रिन ये नेसल डिकंजेस्टेंट दवा है, यानी ये बन्ना को खोलने का कार्य करेंगी। तो इस प्रकार ये दवा जो सूखी खांसी है और जो बलगम वाली खांसी है दोनों में यूज की जाएंगी।
और इसका जो डोज है, इसका डोज है 5 ml से लेकर 10 ml दवा सुबह शाम या दिन में 3 बार, और 6 साल से कम उम्र के बच्चों में इसे बिल्कुल नहीं देना होता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक एजेंट और ब्रोंकोडायलेटर दवा, इन तीनों दवाओं के मतलब क्या है और इनके एग्जाम्पल क्या है। तो अगर ये किसी कफ सिरप के अंदर मिलेंगी तो यानी वे दवा किसका काम करेंगी, हमारी जो बलगम वाली खांसी है उसको ठीक करने का काम करेंगी। और अगर किसी के अंदर ल्यूवोसाल्ब्यूटामोल है और टर्ब्यूटालाइन है तो यानी ये क्या करेंगी, ये ब्रोंकोडायलेटर का कार्य करेंगी, ये हमारी ब्रोंकाई को फैलाएंगी। तो इसका प्रयोग तब किया जाएगा जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। और अगर किसी कफ सिरप के अंदर डेक्स्टोरमेथोर्फेन कॉम्बिनेशन होगा तो यानी जो ये कफ सिरप है इसका प्रयोग किस में किया जाएगा, सूखी खांसी में किया जाएगा। फिनालेफ्रिन है, फिनालेफ्रिन का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, जब व्यक्ति का नाक बंद रहता है तो उस कंडीशन में फिनालेफ्रिन कॉम्बिनेशन वाली दवा दी जाएंगी। साथ ही अगर क्लोरफेंड्रामाइन मैलेट है तो अगर व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा हो तो उसके अंदर क्लोरफेंड्रामाइन मैलेट होगा। साथ ही एक और कफ सिरप मार्केट में आती है कॉफलेट EX नाम से, और जो ये कफ सिरप है इसका प्रयोग बलगम वाली खांसी के लिए किया जाता है और इसे हिमालय कंपनी बनाती है और ये बिल्कुल सेफ दवा होती है। इसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में बिल्कुल सेफ माना जाता है, वे इसे ले सकते हैं। लेकिन ऊपर की जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान ये दवाइयाँ सेफ नहीं होती हैं। हार्ट पेशेंट में ये दवा नहीं देनी होती है क्योंकि ये पल्पिटेशन करती हैं, हार्ट गति को अनियमित कर देती हैं। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से समझ गए होंगे आपको एक सटीक कफ सिरप कैसे चुनना है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी कफ सिरप के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।